देखो आगे। चलो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर एक आखिरी आर्टिकल पे चलेंगे और यहां से तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कैसे? देखो तुमने दो तरह के स्फीयर देखे थे, एक हमारे पास होता है कंडक्टिंग स्फीयर और एक आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में उसका चार्ज कहां पर होगा? वो उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि कंडक्टिंग के केस में क्या होता है? हमारे पास चार्ज सरफेस में आ जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब ध्यान सुनो, नॉन कंडक्टिंग में हमारे पास चार्ज इस तरह से, कंडक्टिंग में इस तरह से, हमें निकालना क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल ए होगी। फिर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अगर एक कंडक्टिंग है तो उसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पर ए आ जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो अब यहाँ पर इनसे रिजल्ट निकालने हैं। अब ध्यान सुना, इनसे वैल्यूज निकालने के लिए बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, वो डेरिवेशन नहीं कराएंगे, वो डेरिवेशन तुम्हारे किसी काम के नहीं है, बस तुम्हारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को याद रख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात आएगी, देखो जब भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात आएगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आता है क्यू स्क्वायर अपॉन या फिर क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहां कैपिटल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू यहां पर हमारे पास चार्ज होता है। इतनी बात क्लियर? ध्यान सुनना, ये हमारे पास फॉर्मूला है 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा जरा सुनो, मान लो एग्जाम में ऐसे लिख के ना आया, ऐसे आ गया। देखो 20 को कुछ 4x5 लिखा जा सकता है, यहां पर जो 20 देख रहे हो इसको 4x5 लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, 3 है, यहां पे 1 लिख दिया, यहां पर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर? मतलब ये 3 यहां पर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3q। और जरा नीचे समझना पे, जब नीचे आओगे तो हमारे पास यहां से 4x5 का 5 यहां पर आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 5a स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस तुम्हें यहां पर ठीक से देखना आना चाहिए, चाहे ये आए टिक कराओ तुम बस वहां पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ये बात किसकी हमारे पास? ये हमारी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात है, मतलब इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूले ये आने वाले। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा एक मिनट ना, शायद फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो गई। ऊपर हमारे पास क्यू स्क्वायर रहेगा, नीचे हमारे पास डिस्टेंस रहती है केवल, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर अपॉन 5। देखो जरा, फिर इसी का फॉर्मूला देख लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का। हो गया? आगे देखो, अब देखो यहां पे कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। नोट तो होगा सभी के पास? चलो आगे देखो। अगर हमारे पास यही कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आ गए तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमारे पास यहां पर थोड़ी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ये हो जाता है 1 और यहां पर आ जाता है हमारे पास 8। अच्छा अगर यहां पर इसको फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह लिखना चाहोगे तो यहां पर 8 हो जाएगा 4 into 2, मतलब यहां पर आ गया 2। अच्छा ऊपर 3 तो है ही नहीं, ये हटा दो, तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास ध्यान रखना कंडक्टिंग स्फीयर से, अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, ये रिजल्ट आ गए कंडक्टिंग स्फीयर से। कंडक्टिंग स्फीयर से हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले निकल करके आए, ठीक है। या फिर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन है, या दूसरा आता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हटा दें? चलो देखो अब यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो अब यहां पर हमें सर्कुलर डिस्क की बात करनी है और उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो यहां पे, तो यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। इतनी बात क्लियर है? तो अब ध्यान सुनो, अब यहां पर हमें यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब एक बात समझ लेना, इसका आर्टिकल करेंगे क्योंकि इस पे हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके पहले जो 2 आर्टिकल थे उनमें केवल और केवल फॉर्मूला बनता है, किसी तरह का और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर जब आओगे तो यहां पर तुम्हारे पास फॉर्मूला तो आएगा, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन कराएंगे। क्यों? इसमें एक फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले निकालेंगे, वो केवल तभी निकल पाएंगे जब तुम्हारे सामने डेरिवेशन होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो एक बार डेरिवेशन पे थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर आगे बढ़ो। तो देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क है, तो हमने एक काम करा, हमने इस तरह से एक डिस्क बना ली। भैया ध्यान रखना, ये सर्कुलर है हमारे पास, ये तुम इसको ऐसे नहीं देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, हल्की सी तिरछी। क्यों? जरा समझना। जैसे मान लो अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह की एक डिस्क बना दे, तो अब सोचो क्या होगा। हमें यहाँ पर इसकी एक्सिस बतानी पड़ेगी ना, तो एक्सिस कैसे आएगी? यहाँ पर इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से निकलने वाली ये लाइन जो होती है, इसी को तो एक्सिस कहते हैं। अगर हमने इसको सर्कुलर बना दिया तो सोचो एक्सिस तो बाहर की तरफ आएगी, डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम करा, हमने इस सर्कल को थोड़ा सा बेंड कर दिया। अगर इसको बेंड कर दे तो सोचो अब इसकी एक्सिस तो कुछ इस तरफ निकलेगी, अगर एक्सिस कुछ इस तरफ निकलेगी तो हम यहाँ पे इसकी लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको यहां से आगे बढ़ा दें तो अब ये हमारे पास इस सर्कुलर डिस्क की एक्सिस है, हमें इसी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ध्यान सुनो, अगर डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन में तुम यहां पे ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि पूरी सर्कुलर डिस्क से एक बार में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। तुम्हें यहां पर सबसे पहले एक काम करना होगा, अपनी सर्कुलर डिस्क को एक स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरा प्रीवियस में जाओ, थोड़ा याद करो, जब भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था तो तुम्हें बताया था कि जो डिस्क होती है उसको हम कई सारी छोटी छोटी कंसेंट्रिक रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स मतलब ऐसी बहुत सारी रिंग्स जिनका सेंटर सेम हो। तो यहां पे समझना, डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो एक रिंग होती है, तो हम यहां पर इसको एक रिंग में बांटेंगे। तो हमने एक काम कर लिया, हमने अपनी डिस्क में एक छोटी सी रिंग मान ली। रिंग क्या होगी? इसका एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, हमने यहां पर इसका एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, एक रिंग ले ली। अब एक बात समझना, जरा कुछ डाटा समझ लो इसमें। तो पहले जब हमारे पास पूरी डिस्क है तो पूरी डिस्क पे चार्ज मान लो Q है। अच्छा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो यहां से अगर पीछे की तरफ आओगे तो ये हमारे पास एक्स डैश हो गया। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो यहां नीचे हमारे पास वाई डैश हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनना, हमारी जो पूरी डिस्क है, इस पूरी डिस्क की रेडियस ए है। ठीक है, कंप्लीट डिस्क की रेडियस है, मतलब ए क्या होगा? यहां सेंटर ओ से यहां तक की पूरी वैल्यू ए है हमारे पास। ठीक है, आगे जरा देखो इसमें। अब यहां पर जो छोटा सा पार्ट तुमने माना हुआ है रिंग, ये एलिमेंट्री पार्ट है, तो इसकी रेडियस हमारे पास वेरिएबल होगी। हमने इसकी रेडियस यहां से यहां तक एक छोटी सी वाई मानी। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब जरा समझना, ये जो एक रिंग मानी हुई है, ये रिंग हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्ट है, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस मान लो हमारे पास है dy। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक सारी बातें समझ नहीं? अगर ये छोटी सी रिंग मानी हुई तो इस पे छोटा सा चार्ज आएगा। कंप्लीट डिस्क में चार्ज Q है, अगर इस छोटी रिंग की बात करोगे तो वहां पर एक बहुत स्मॉल चार्ज आएगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज कितना है हमारे पास? स्मॉल dq। बोलो इतनी बात क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट P आएगा जो सेंटर से x दूरी पर होगा। इसी पॉइंट पर हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बोलो इतनी बात क्लियर? तो एक काम करो, जरा ये डाटा देखो और अपना पैराग्राफ रीड करो, जो डिस्क्रिप्शन लिखा उसे रीड करो। क्या क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क की रेडियस a है, हमने इसमें एलिमेंट्री रिंग मानी, रिंग की रेडियस y है। y क्या है? एक वेरिएबल, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। क्यों? ये रिंग तो हमने अपने हिसाब से मानी हुई है ना। रिंग की थिकनेस क्या है? dy। अगर एक छोटी सी रिंग मानी है तो इस पर चार्ज भी कैसा होगा? छोटा सा चार्ज dq आएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर? हमें यहां पर
इस एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे जनरल पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पर हमने यहाँ पे क्या माना कि ये पॉइंट P सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इसी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। करो जरा, देखिएगा, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। तुम्हें पता चल चुका होगा कि हमने ये रिंग क्यों मानी। रिंग इसलिए मानी हुई है क्योंकि इस रिंग से हम यहां पर एक पोटेंशियल निकालेंगे जो बहुत छोटा होगा, फिर उसको पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो बात समझिए यहां पे। अच्छी तरह सोचो पोटेंशियल कैसे निकलता है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास कोई चार्ज Q है, हमें यहां से R दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उस पॉइंट P की Q से दूरी, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो पहले तो एक बात सुनो, अगर यहां पर इस रिंग से तुम यहां पर पोटेंशियल निकालोगे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको जरा हटाते हैं यहां से, ठीक है। ये हमारे पास dy यहां नीचे आ गया। तो देखो क्या करना है, हमें यहां पे इस रिंग की यहां से डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस अगर पता चल गई तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, सिंपल पोटेंशियल का। फिर यहां पर एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा, क्यों, यहां पर हम छोटी सी रिंग ले रहे हैं, फिर उसको कंप्लीटली इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहले अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगर ये y है और ये x है, ध्यान सुनना, ये y है ये x है, तो पाइथागोरस से हमारे पास ये डिस्टेंस √x² प्लस y² निकल करके आएगी। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे रिंग की इस पॉइंट से डिस्टेंस मिल गई है, तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस y। तो यहां पर आएगा हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस y। ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस y, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर हम छोटी सी एक थिकनेस की dy थिकनेस की रिंग लिए जिसपे चार्ज कितना है dq, तो हमारे पास एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा dp बराबर 1/4πε0। देखो चार्ज, यहां पर रिंग पे चार्ज कितना है dq, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया dq। अपॉन में जरा देखो, अपॉन में क्या था हमारे पास, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या हमारे पास, √x² प्लस y²। ये आ गया हमारे पास √x² प्लस y²। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ये हमारे पास एक छोटा सा पोटेंशियल आ गया है। अब यहां पर कंप्लीट पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, कंप्लीट पोटेंशियल पर जाने से पहले थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन और करते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पे ये हमारे पास एक डिस्क है। अच्छा, डिस्क मतलब क्या, एक हमारे पास फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी आएगी वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी। बोले बात समझ में आ रही है यहां पे। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है चार्ज। देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास चार्ज, और यहां पर आता है हमारे पास एरिया। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, जो हमें छोटा सा चार्ज दिख रहा है, ये छोटा सा चार्ज कितना होगा नहीं पता। ये जो dq है, हमें dq के बारे में कुछ नहीं पता। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहां से चार्ज की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहां पर चार्ज कितना होगा, चार्ज आ गया सिग्मा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया। बोलो इतनी बात क्लियर है यहां पे। अब बहुत ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले जरा अप्लाई करना सीखो। अगर हम यहां पर चार्ज की जगह डिस्क का कंप्लीट चार्ज लेते हैं, पूरा चार्ज क्यों, चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी, लेकिन यहां पर जब पूरा चार्ज लोगे तो यहां पर जो एरिया आएगा पूरी डिस्क का एरिया आ जाएगा, ये आ गया πa²। एक तरीका तो ये, या फिर हमें कौन सा चार्ज हटाना है, dq। अगर सोचो dq यहां पर देखो, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज की जगह अगर तुमने यहां पर dq रखा तो चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी। चार्ज डेंसिटी मतलब हमारे पास पूरी डिस्क में कांस्टेंट रहेगी, चार्ज डेंसिटी वही रहेगी। अब बात आती है एरिया की। अगर तुम यहां पर एक छोटा सा चार्ज लेते हो तो ये देखना पड़ेगा कि ये छोटा सा चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कंप्लीट चार्ज पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट था तो उसका एरिया लगा दिया πa²। अब ये जो छोटा सा चार्ज देख रहे हो, ये केवल और केवल इस रिंग में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इस रिंग का एरिया यहां पर लगाना पड़ेगा, और यही तुम्हें सीखना पड़ेगा।
बोलो इतनी बात समझिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसको जरा समझना। यहां पर आ जाएगा हमारे पास सिंस dq इज इक्वल टू सिग्मा, और ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिंग। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब ये एरिया ऑफ रिंग होगा कितना, इसके बारे में जरा बात करनी है। जरा देखो dq बराबर हो गया सिग्मा एरिया ऑफ रिंग। एक बात जरा समझना, हमें यहाँ पे इस रिंग का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखो। एक काम कर देते हैं, हमने यहां पर मान लो रिंग को ओपन कर दिया, यहां से हमने अपनी रिंग को ओपन कर दिया, और इसके जो दो सिरे निकल के आए, ये जो दो एंड निकल करके आ रहे हैं, इनको पकड़ के रिंग को हमने सीधा कर दिया। अगर इस तरह से रिंग को सीधा कर दोगे तो सोचो जरा पे, अब ये हमारी रिंग कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोले बात समझिए यहाँ पे। अच्छा ध्यान से देखो, रिंग की थिकनेस कितनी है, dy। तो यहां पर जो हमारे पास ये जो थिकनेस आएगी, ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई dy। अच्छा रिंग की लंबाई कितनी होगी, सोचो जरा, लंबाई इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगी। अगर रेडियस y है तो ये जो लेंथ देख रहे हो ये कितनी हो गई हमारे पास, 2πy। और ये हमारे पास ये रिंग अब एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसकी लेंथ 2πy है और इसकी थिकनेस हमारे पास dy है। सोचो हमें रिंग का एरिया निकालना है। अरे रिंग ही तो रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दे तो क्या लगता है वो रिंग के एरिया के बराबर होगा। तो यहां पर जो एरिया ऑफ रिंग है, यहां पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो किसके बराबर होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई के, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो ये हो गया हमारे पास 2πy और ये आ गया हमारे पास dy। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, ये बात समझ में आई। अब एक बात समझना, तुम्हें याद है कुछ पिछले साल तुम्हें पता चल चुका था कि मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बावजूद हमने डिस्क का एक डेरिवेशन करवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का डिस्क का डेरिवेशन जरूर करवाया था, और तुम्हें बताया था कि यहां पर जो प्रोसेस आने वाला है वो तुम्हारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लगातार तुम्हारे काम आएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह के हमारे पास रिंग आती है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, इस प्रोसेस से निकलेगा। ये प्रोसेस तुम बीएससी प्रीवियस में भी सीख चुके हो। बोलो तो ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को। अब आगे देखो, तो ये हमारे पास आ गई dq की वैल्यू, ये वैल्यू उठा करके लगा दो। तो अब सोचो, अब ये जो हमारे पास छोटा सा पोटेंशियल dp है, ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन dq की जगह ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सिग्मा, ये आ गया 2πy dy, और अपॉन में जरा देखो हमारे पास ये डिस्टेंस ये ऐसी रहेगी √x² प्लस y²। अब क्या करना है, ये छोटा सा पोटेंशियल आ गया, अब हमें यहाँ पे कंप्लीट पोटेंशियल निकालना है। तो सोचो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये बहुत स्मॉल पोटेंशियल है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी कंप्लीट पोटेंशियल आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो वैल्यू दिख रही है ये इंटीग्रेट करने लायक हो गई। अभी क्या था, dq था, यहां dq, यहां वेरिएबल y, बहुत ध्यान सुनना, वेरिएबल यहां पे y, यहां पर dq, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कर सकते। बोलो तो ये बात क्लियर यहां पे, ठीक है। अब जरा डायग्राम देखो, इतना आर्टिकल देखो, फिर डायग्राम हटा के कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। देखो जल्दी से, हो गया, चलो आगे। देखो यहां पर आता है हमारे पास कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट पोटेंशियल एट पॉइंट P। बोलो इतनी बात समझ में कैसे निकलेगा, यहां पर इस dp को उठा करके इंटीग्रेट कर दो। अच्छा इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, चलो देखो यहाँ पे, ये तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम dp की वैल्यू उठा के रखोगे। dp की वैल्यू ये उठा के रख दो, तो यहां पर आ गया हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा, ये आ गया 2πy और ये आ गया dy, यहां पे रखा हमारे पास √x² प्लस y²। बोलो इतनी बात क्लियर, ये जो dp की पूरी वैल्यू थी उठा के रख दी। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अच्छा y कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, सोचो जरा, ये डिस्क थी जिसकी रेडियस a है हमारे पास, यहां हमारे पास एक छोटी सी रिंग आई जिसकी रेडियस y है। सोचो अब ये रिंग तो हम बना रहे हैं ना अंदर, तो हम रिंग को जितना चाहे छोटा कर सकते हैं या जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सोचो, क्या ये रिंग इस डिस्क से ज्यादा बड़ी हो सकती है? रिंग डिस्क का पार्ट है तो डिस्क से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो ये अपर लिमिट किसके बराबर दिख रही है, a के बराबर। देखो यहां पर दोनों में अपर लिमिट तो a आ गई,
लोअर लिमिट क्या होगी? सोचो डिस्क एक एलिमेंट, सॉरी रिंग एक एलिमेंट्री पार्ट है बीच में, इसको छोटा करते जाओ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोचो हमने इतनी बड़ी बनाई, कोई दूसरा यहाँ पे और छोटी रिंग बना देता तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से रिंग काफी छोटी होती चली जाती। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, इसकी मिनिमम रेंज कहां तक आएगी हमारे पास? ये 0 तक आएगी। इस 2 को यहाँ लिख लो। ये हमारे पास अब लिमिट आ गई 0 से a। तो ध्यान रखना, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें इंटीग्रेट किसको करना है और फिर डायग्राम पे आओगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक लगनी चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब बस यहाँ पर इसको उठा करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो तो यहां पर हमारे पास p आ गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 0 से a। अब क्या बचा? यहां y है। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, पहले इसको ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर में तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा पावर कितनी? 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर होगी माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखो, क्या ये इंटीग्रेट करने लायक नहीं हो गया? बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। ये जो अंदर वैल्यू है ब्रैकेट के, इसको टी लेट करो तो यहां पर आ गया लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ध्यान सुनना भैया, x कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? y और t, हमें dy को dt में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 0 प्लस y का हो गया हमारे पास 2y dy और t का क्या होता है? dt। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो ध्यान सोचो, यहाँ पे y dy की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन 2 आ गई। देखो यहाँ पे दिख रहा है y dy की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आ गया हमारे पास 0 से a। अच्छा देखो ब्रैकेट में जो था इसको तो t माना, तो ये आ गया हमारे पास t की पावर माइनस 1/2, ये 2 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या y और dy। अच्छा y dy की जगह क्या आ गया हमारे पास? dt अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर dt अपॉन 2। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब ये 2 हमारे पास फिर से बाहर आ जाएगा, अब ये इंटीग्रेट करने की हालत में आ गया। ठीक है, ये देख चुके होगे पहले ही, ये तुमसे पहले का था, एक बार देख डालो पूरा। ठीक है, हटाते हैं इसको। अब देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन बचा है, सॉल्व करो जल्दी से। तो यहां पर हमारे पास p बराबर कितना आ गया? सिग्मा अपॉन, देखो एक 2 ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेट भी करना डायरेक्ट, इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास माइनस 1/2 में 1 जोड़ दोगे तो प्लस का 1/2 आएगा। समझ रहे हो तुम्हें कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर आ गया t की पावर 1/2 और यहां पर आ गया हमारे पास 1/2। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ये आ गया 0 से। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये 2 बाहर आ गया तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। t की पावर माइनस 1/2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1/2 प्लस 1 करो कितना हो जाएगा? ये 1/2। तो t की पावर डायरेक्ट 1/2 लगा दी, 1/2 से यहाँ पे डिवाइड करा दिया। ठीक, अब आगे देखो। हाँ देखो हमने यहाँ पर लिमिट तो चेंज नहीं करी, लिमिट तो वही रखी है 0 से a। तो अगर लिमिट वही रखी है तो हमें वेरिएबल भी वही पुराना वाला वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसमें लिमिट चेंज कर दो, एक ही बात है, लेकिन हम वेरिएबल पुराना वाला ले आते हैं। तो t की जगह क्या रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो, ये तो 1/2 है, इसको ठीक से लिखो, ये 1/2 है। 2 से इसको फिर से काट दो, 2 बचेगा। तो पोटेंशियल हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो t की जगह क्या रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ गया 0 से a। तो यहां पर जरा देखो p बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या रखना है? लिमिट रखनी है। ध्यान सुनना, मेन वेरिएबल कौन था? y की जगह लिमिट रखोगे, y की जगह आएगा a, फिर y की जगह आएगा 0। तो पहले y की जगह a पुट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा पावर 1/2 मतलब रूट, फिर माइनस आएगा, y की जगह 0 रख दो तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 का रूट। अच्छा एक्स स्क्वायर का रूट ले लो तो हमारे पास केवल x बचता, तो रिजल्ट आ गया फाइनल p इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। बोलो इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, एक काम कर लेते, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ देते। ठीक है, अभी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्यों? इंटीग्रेट कर चुके हो, बस इसको सॉल्व करना है और फाइनल रिजल्ट निकालना है। बोलो इतनी बात क्लियर? अब देखो यहां से आगे की जो कैलकुलेशन होगी, इसमें तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी।
देखो ध्यान से, हम यहां पर एक डिस्क से पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, ये जो डिस्क होगी ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जितना बड़ा डायग्राम बना के दिखाया था उतनी बड़ी एक डिस्क है। एक बहुत स्मॉल एलिमेंट होता है जिससे हम यहां पर x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालते हैं। मतलब एक बात समझना कि ये जो हमारे पास रिंग की रेडियस आएगी या डिस्क की जो रेडियस आएगी, ये रेडियस इस x के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो यहां पर मान के चलना कि जो a आएगा वो हमारा x के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर अब इस कंडीशन को मान करके आगे रिजल्ट निकालते हैं। देखो ध्यान से, देखो यहां पर आएगा हमारे पास सिंस a इज वेरी वेरी लेस देन x। ठीक है, अगर हमारे पास a x से बहुत छोटा है, ध्यान रखना एक बहुत छोटे एलिमेंट के हमारे पास जो डिस्क आएगी, छोटे से शेप की जो डिस्क आएगी, उस डिस्क से हम यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये बहुत छोटा हुआ तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर इसको कंपेयर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ये वैल्यू निकालनी है केवल अंडर रूट वाले की। तो यहां पर हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले तो जरा देखो यहां पर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पूरी पावर कितनी है, 1/2। अच्छा यहां पर अब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दिख रहा है, हम एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, देखो यहां हमारे पास पूरे में पावर कितनी है, 1/2। यहां पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में तो 1। अच्छा यहां पर ए स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई परेशानी किसी को? अच्छा देखो एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट लगा, मतलब अंडर रूट यहां पर आएगा तो ये तो केवल एक्स बचा, ये तो आ गया हमारे पास केवल एक्स। अब यहां पे क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक समझना है सभी को? अब यहां पर ध्यान सुनना, ये तुम्हारे पास कुछ आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब कोई भी पावर हो सकती है, केवल यहां पे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से, अगर ये हमारे पास एनी इंडेक्स आ गया तो यहां पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस ये पूरा x है, इसकी पावर n। देखो तुम्हें कई बार बता चुके हैं। अच्छा ये कैलकुलेशन देख लो, जैसे देखनी हो तो ये हटा दें, ये कैलकुलेशन जैसे देखनी हो देख लो, फिर हटा दें। हो गया, आगे बढ़े। देखो तुम्हें यहां बता चुके हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो x है, x वेरी स्मॉल होना चाहिए, x इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहां पर जो x देख रहे हो, x एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी तुम यहां पर बाइनोमियल एनी इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो। क्यों? जैसे इसके आगे बढ़ोगे, सोचो बाइनोमियल का हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 और ये आता है एक्स स्क्वायर। अगर x बहुत छोटा है तो क्या लगता है, इसकी जो हायर टर्म्स आएंगी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, उनको तो बाद में नेग्लेक्ट कर दोगे ना। तो यहां पर ध्यान सुनना, जैसे ही हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n आएगी और अगर उसमें पता है कि x एक बहुत छोटी वैल्यू है तो उसकी हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1 प्लस एन एक्स। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस दिस, इसकी पूरी पावर n है। अच्छा अब इसको जरा देखो, यहां पर कंडीशन लगी हुई कि हमारे पास a क्या होगा, x से बहुत छोटा, a पहले बहुत छोटा है। अब यहां पर अगर x से डिवाइड करा दोगे, x एक बड़ी वैल्यू है a के कंपैरिजन में, अगर x से डिवाइड कराओगे तो हमारे पास ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई और फिर देखो इसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कंफर्म होगा कि एक बहुत छोटी वैल्यू आ गई है और यहां पर हमारे पास पावर n लगी है। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करा जा सकता है। तो यहां पर देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। देखो आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बगल में देखो क्या है, ये हमारे पास x लगा हुआ है और यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर है 1 प्लस एन एक्स, मतलब जो पावर है उससे यहां मल्टीप्लाई करा देना, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना। तो ये आ गया 1 प्लस 1/2 और ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, जरा x का मल्टीप्लाई करा दो, तो x का 1 में मल्टीप्लाई दिस,
x का यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया a स्क्वायर अपॉन 2x। बोलो इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब यही वैल्यू हमें वापस उठा के कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 पे। जैसे ही रखोगे तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर आ गया पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे यहां पर हमारे पास पोटेंशियल P है। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो पोटेंशियल होता है, हम पोटेंशियल को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनना, तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में पी भी आ सकता है, फाई भी। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे या जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, पेपर सेट कर रहा है। ध्यान रखना, सिंबल हमारे पास पोटेंशियल का फाई भी होता है और पी भी होता है। अब आगे देखो, यहां पर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास अंडर रूट की तो वैल्यू निकाल के लाए हो, तो यहां गया हमारे पास x प्लस a स्क्वायर अपॉन 2x। यहां पर देखो माइनस x, तो ये हमारे पास हो गया माइनस x से माइनस x कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बचा a स्क्वायर अपॉन 2x। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल आ गया। ध्यान रखना, पोटेंशियल को फाई से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, p से भी, कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। यहां बचा हमारे पास सिग्मा अपॉन, अच्छा 2 बाहर आएगा, ये आ गया हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। यहां बचा a स्क्वायर और x, तो यहां पर बचा a स्क्वायर अपॉन x। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां पे यहां तक क्लियर हुआ सभी को? देखो इतना देखा यहां तक? अब आगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आ गया। अब इसी को हमें चार्ज में कन्वर्ट करना है। देखो तुम्हें बता के आए थे कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है। देखो हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया। ध्यान सुनना, अगर हम यहां पर चार्ज Q लेते हैं, पूरा चार्ज जो हमारी डिस्क में है, तो हमारे पास आएगा डिस्क का कंप्लीट एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास पाई a स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकालोगे और यहाँ पे कंप्लीट चार्ज ले लोगे, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, कंप्लीट एरिया। देखो अभी यही तो बता के आए थे तुम लोगों को कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ये चार्ज और एरिया जो देख रहे हो, ये एक दूसरे के हिसाब से बदलते रहेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर? तो बस यहाँ पर सिग्मा की जगह लगाना है Q अपॉन पाई a स्क्वायर। ठीक, चलो रखते हैं वैल्यू, ये हटा दें। देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 हट गई है। अभी इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख देते हैं, क्या है। देखो यहां पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रखी हुई थी, P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी इसको आगे यूज करेंगे। पहले जरा ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आएगा। पोटेंशियल में जरा देखो हमारे पास सिग्मा, सिग्मा की जगह आएगा Q अपॉन पाई a स्क्वायर। तो यहां पर आ गया हमारे पास Q अपॉन पाई a स्क्वायर। यहां पर देखो नीचे क्या रखा हुआ है, 4 एप्सिलॉन नॉट, और वो रखा हुआ है हमारे पास a स्क्वायर अपॉन x। ध्यान से देखो, ये अपॉन में a स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल आ गया 1 अपॉन पाई, नीचे आ जाओ तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये बचा केवल x, तो ये आ गया हमारे पास Q अपॉन x। बोलो ये बात क्लियर हुई? यहां पे क्या लगता है, जो फॉर्मूला आया वो तो काफी जाना पहचाना आया। सोचो अगर एक चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहां पोटेंशियल निकालोगे, रिजल्ट आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ध्यान से देखो, Q अपॉन r की जगह यही तो है Q अपॉन x। मतलब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला तो एज इट इज वैसा ही निकल आया कोई भी जनरल पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो यहां से और क्या पता चलता है, यहां से एक बात ये पता चलती है कि हमारे पास P x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। एक सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास कि हमारे पास किसी भी सर्कुलर डिस्क में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो किस तरह से वेरी करेगा, बदलेगा। वो बदलेगा हमारे पास x के हिसाब से, और x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे P कम होता चला जाता है। बोलो ये बात समझ में ही सभी को? इतना क्लियर हो? यहाँ पे हटा दे इसको। अब आगे देखो, देखो ये हमारे पास एक डिस्क थी, इस डिस्क से किसी पॉइंट P पर x दूरी पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया, जो हमारे पास इस तरह से आया।
अब मान लो हमें यहां पर इस सेंटर ओ पर पोटेंशियल निकालना है। सोचो, अब ये हमारे पास डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो डिस्क अपने पास में तो कोई पोटेंशियल क्रिएट करेगी। तो अगर ये डिस्टेंस ना, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। एक्सिस तो सेंटर से भी पास हो रही है ना, अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रही है तो हमें यहां पर सेंटर पर भी पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। अच्छा जरा सोचो, अगर इस पॉइंट पी को तुम सेंटर के पास लाते चले जाओगे, एक्स पर जरा ध्यान दो, एक्स कम होता चला जाएगा, और अगर एक्स कम हो रहा है तो जब ये पॉइंट ओ पर आ जाएगा तब एक्स कम होते होते 0 हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर? मतलब जैसे ही तुम यहां पर आओगे एट सेंटर, तो यहां से एक बात तो क्लियर है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो इतनी बात समझ में यहां पे? लेकिन अगर तुमने x 0 रखा तो देखो यहां दिक्कत तो दिख रही होगी। जैसे ही 0 रखोगे पोटेंशियल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब समझते हो? इनफाइनाइट एनर्जी। पोटेंशियल एक तरह की बाउंडिंग एनर्जी क्रिएट करवाता है, ठीक है? तो पोटेंशियल का मतलब हमारे पास क्या हो गया? इनफाइनाइट एनर्जी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अब हमें ऐसा रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, जरा दिक्कत देखो, दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो x देख रहे हो, x हमारा डिनोमिनेटर में है। अगर x डिनोमिनेटर में ना होता तो हम यहां पर x बराबर 0 करके अप्लाई कर देते, हमारे पास जो रिजल्ट आना होता आ जाता। x डिनोमिनेटर में है तभी तो रिजल्ट 0 रखने पर इनफाइनाइट हो रहा है। तो अब यहां पर एक बात समझना, हमें एक ऐसा स्टेप देखना पड़ेगा जहां पर x न्यूमरेटर में हो। इसी वजह से इस इक्वेशन नंबर 1 की इंपॉर्टेंस है। यहां पर देखो x न्यूमरेटर में है, इसी के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? a² 2x बचता है। जरा आर्टिकल देखो, जब तुमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा था तब a² 2x बचा था, मतलब इसके जस्ट बाद जो स्टेप आता है वहां पर x कहां पर आ जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसके पहले कहां पर था? वो न्यूमरेटर में। तो इसी वजह से ध्यान रखना, जब भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे काम आने वाली है, ठीक है? देखो ध्यान से, तो अब यहां पर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, यह आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है? जैसे ही यहां पर सेंटर की बात करोगे वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास x तो 0 हो जाएगा। x 0 हो गया तो हमें कहां की बात करनी है? इक्वेशन नंबर 1 पे लेके जाना है। तो अब यहां पर हमारे पास बात शुरू होती है फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर इसको पूरा लिख लो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। रखो जरा, तो यहां पर हमारे पास p क्या आ जाएगा? यह आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो, x की जगह 0 रखना तो क्या बचेगा हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 0 प्लस a² माइनस 0। a² अंडर रूट से बाहर आएगा तो a बचेगा, p की वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया एट द सेंटर। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे? अच्छा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू निकल कर के आई है, देखो इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। देखो सब कुछ कांस्टेंट, यहां पर सिग्मा a 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क है तो उसके सेंटर पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है? और ध्यान से देखो, अगर सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट लोगे जो कहां पर होगा? x दूरी पर होगा, तो पोटेंशियल कितना ये दिख रहा है। अच्छा पोटेंशियल में एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर पोटेंशियल x के बढ़ने के साथ साथ देखो कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। मतलब जैसे ही तुम सेंटर से आगे बढ़े x बढ़ना शुरू हो गया, x बढ़ना शुरू हो गया तो पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया। तो यहां से एक बात और निकल करके आती है कि हमारे पास जो सेंटर पे, ठीक है, डिस्क के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट भी होता है और साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू भी रखता है। बोलो इतनी बात क्लियर यहां पे? तो अब यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूलाज आए हैं, एक फॉर्मूला ये आया हुआ है, एक फॉर्मूला ये आया हुआ है। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है? तो देखो यहां पे हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा। भैया ग्राफ पे बहुत ध्यान देना, एक ना एक क्वेश्चन ग्राफ पे लगभग हर साल आता है। देखो ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो पॉइंट लाइन देख रहे हो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करेगी।
अच्छा सेंटर पर हमारा पोटेंशियल कितना होता है, जो भी है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल हम ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं। ये जो वैल्यू देख रहे हो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू है कहां पर, सेंटर पे। बोलो इतनी बात क्लियर। अब जैसे ही सेंटर से आगे बढ़ोगे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, कहीं पर भी आगे बढ़ो, तो तुम्हें पता है एक्स बढ़ेगा और एक्स बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू लगातार कम होती चली जाती है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तुम यहां पर सेंटर पे रहोगे, तो यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, ये हमारे पास होती है सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो तो नहीं बात क्लियर। अच्छा यहां पर जरा समझना, यहां पर जो पोटेंशियल देख रहे हो ये हमारे पास पोटेंशियल एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा यहां पर जो पोटेंशियल देख रहे हो ये भी हमारे पास एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचो अगर बीच में डिस्क रखी है तो एक्सेस तो आगे की तरफ भी होगी और पीछे की तरफ भी होगी। आगे बढ़ने पर जिस तरह से पोटेंशियल में चेंज आएगा, पीछे बढ़ने पर भी पोटेंशियल में वही चेंज तो आएगा हमारे पास। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास चाहे डिस्क के आगे चलो या पीछे, हमारे पास पोटेंशियल एक सेम प्रोसेस से वेरी करता है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। ये हमारे पास एक्स एक्स डैश हो गई, ये वाई एक्स हो गई, और ये नीचे आ गई हमारे पास वाई डैश। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। देखो से एक बार, इसी वजह से ये आर्टिकल करवाया था। क्यों जरा सुनना, अगर मान लो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते, ठीक है ध्यान सुनो, मान लो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते तो कोई कठिन था भी नहीं, जैसे तुम्हारा नॉर्मल पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वैसे ही होता है। लेकिन इस फॉर्मूले के बाद अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल निकालते तो तुम्हें कभी समझ में ना आता कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ये फॉर्मूला केवल तब समझ में आएगा जब तुम डेरिवेशन करोगे और यहां पे ये चीजें देखोगे, ठीक है, तभी तुम्हें ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास सेंटर पे फॉर्मूले कहां से हैं। और ध्यान सुनना, केवल हमारे पास यही नहीं, इस पर हमारे पास और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो सर हो गया, हटा दें इसको। देखो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अच्छा तुमने पढ़ा क्या है, थोड़ा सोचो। तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा डाइपोल मतलब तुम्हें पता है दो पोल, जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और ये मिलकर के हमारे पास एक डाइपोल बनाते हैं। तो बिल्कुल तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए क्वाड्रुपोल का मतलब क्या। भैया क्वाड हमारे पास 4 के लिए आता है, क्वाड्रिलेटरल सुना है, 4 जब भी यूज होते हैं हमारे पास उसके लिए इंग्लिश में टर्म क्वाड आता है। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनो, जब भी क्वाड्रुपोल की बात आ रही है मतलब अब तुम्हारे पास 4 पोल आएंगे और उन 4 पोल के साथ तुम्हारे पास एक क्वाड्रुपोल बनेगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे कुछ बेसिक कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कब 4 चार्जेस मिल करके क्वाड्रुपोल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक डाइपोल है, लहरेगा नहीं, सीधा बनाते हैं, रुक जाओ, ठीक है। और एक ये डाइपोल आ गया, चलो मान लो ये हमारे पास +q -q, ये +q और ये -q। अच्छा ध्यान से देखो, क्वाड्रुपोल मतलब 4 पोल। अगर 2 डाइपोल तुम रख दो यहाँ पे, सोचो दो डाइपोल मिलकर के 4 पोल ही तो बनाएंगे। देखो ध्यान से, जब भी 2 डाइपोल एक साथ आएंगे तो वो मिलकर के कितने पोल बना देंगे, 4 पोल बना देंगे। अगर ये 4 पोल बना रहे हैं तो हम इसी को क्या कह सकते हैं, एक क्वाड्रुपोल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से कोई क्वाड्रुपोल नहीं बनेगा, इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहली बात कि अगर 2 डाइपोल मिल करके एक क्वाड्रुपोल बना रहे हैं तो हमारे पास जो 2 डाइपोल होंगे उनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, अगर एक का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का कंफर्म अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब यहां पर ये -q होगा और ये हमारे पास +q होगा, तब जाकर के हमारे पास एक क्वाड्रुपोल बनता है। अब ध्यान से देखो,
अगर इस डाइपोल की बात करते हो ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। अगर नीचे वाले डाइपोल की बात करें तो नीचे वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन अब एक बात समझना, अगर हम यहां पर बात करें पूरे क्वाड्रुपोल का नेट डाइपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वाड्रुपोल का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? सोचो, इसका एक पार्ट जिसका डाइपोल मोमेंट इतना और इस तरफ दूसरा पार्ट जिसका डाइपोल मोमेंट उतना ही रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सोचो नेट डाइपोल मोमेंट की बात करी जाए और इनको ऐड कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। तो यहां पर ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रुपोल का नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। लिखो जरा ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट नोट डाल करके लिख लो, तुम्हें याद रहेगी। लिखी है तो नोट्स में अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी तो एक बार लिख लो इसे। लिखो जरा, द नेट डाइपोल मोमेंट, एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान रखना। द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी क्वाड्रुपोल, ऑफ एनी क्वाड्रुपोल is always 0, is always 0। is always 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्वाड्रुपोल की डेफिनेशन लाओ। क्वाड्रुपोल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास दो डाइपोल इस तरह से कंबाइन होते हैं कि उनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो हम यहां पे उस स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कहते हैं। अगर ये अपोजिट होगा तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो गया हमारे पास? वो हमारे पास 0 हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब जरा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो एक बात देखते हैं कि हम कितने तरह से डाइपोल क्वाड्रुपोल बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं डायग्राम क्या होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रुपोल के लिए। एक डायग्राम तो तुमने देख लिया, देखो ध्यान से, ये हमारे पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस से प्लस की तरफ हमारे पास ये पी आ गया, यहां माइनस से प्लस की तरफ हमारे पास यहां पे ये पी आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनना। अच्छा अभी तक क्या होता था? एक बहुत बड़ा डिफरेंस, अभी तक जो तुम डाइपोल देखते थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसकी लेंथ कितनी मान के चलते थे? 12। लेकिन ध्यान सुनना, अब यहां पर हम जो लेंथ लेके चलेंगे वो लेंथ हम एल लेके चलेंगे। हमारे जो दोनों डाइपोल हैं उनकी लेंथ एल है भैया, एल रखो 12 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल सिंबल है। डाइपोल में डाइपोल की लेंथ क्या रखते हैं? 12। क्वाड्रुपोल में हम डाइपोल की लेंथ क्या मानते हैं? एल। कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक सिंबल है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां पर जो तुम्हें डाइपोल दिख रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जो डाइपोल का सेंटर होता है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को डी कहा जाता है, ठीक है। देखो एक सेंटर यहां पर आएगा, एक सेंटर यहां पर आएगा, लेकिन दोनों पैरेलल है ना, तो सारी दूरियां बराबर होंगी, चाहे बीच में देखो, चाहे किनारे देखो, चाहे जहां देखो। तो डाइपोल के जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको यहां पर डी लिखा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर? तो अब एक बात ध्यान रखना, क्वाड्रुपोल के लिए तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी कि दो डाइपोल मिल करके क्वाड्रुपोल बनाते हैं, ठीक है। कंडीशन, उनके डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक डाइपोल ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। अब कहो इसका डाइपोल मोमेंट यहां, इसका यहां, ये अपोजिट नहीं हुई भैया। अपोजिट केवल तभी होंगे जब एक इधर जाएगा दूसरा इधर। एक वेक्टर मान लो इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट नहीं हुए, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे दो डाइपोल एक दूसरे के पास में रखे होंगे और उनके डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा क्वाड्रुपोल बनता है, जिसका एक डायग्राम तुम्हारे सामने है। एक डायग्राम और लेके आते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो यहां पर ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ये भी एक क्वाड्रुपोल हो सकती है। कैसे? देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, अच्छा यहां पर भी माइनस क्यू रख दिया, लेकिन एक जरूरी बात करी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में हम यहां पर प्लस का 2 क्यू रख देते हैं। अब सोचो ध्यान से,
ये 2q है ना, मतलब यहां पर एक q है और यहां पर एक q है, ऐसे तो है। सोचो, अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर के एक डाइपोल बनाएंगे और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर के एक दूसरा डाइपोल बनाएंगे, तो ये दो डाइपोल हो गए। और जरा सोचो, माइनस से प्लस की तरफ आता है डाइपोल मोमेंट, माइनस से प्लस की तरफ आता है डाइपोल मोमेंट। जरा ध्यान से देखो, इनके दो डाइपोल मोमेंट जो देख रहे हो ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गए। तो अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर भी तुम्हारे पास एक क्वाड्रुपोल का काम करेगी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसी को क्या कहते हैं? डी। ध्यान रखना हमेशा, जब भी क्वाड्रुपोल आएगा तो दो डाइपोल मिलकर के क्वाड्रुपोल बनाएंगे, तो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को यहाँ पर क्या लिखा जाता है? डी लिखा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा देखो, अब यहाँ पर और भी तुम चाहे जैसे बना सकते हो। जैसे ये हॉरिजॉन्टल था, ये हमने पैरेलल एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके बना दिया, वर्टिकल बना सकते हो। वर्टिकल ना भी बनाओ तो किसी भी एंगल में बना सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और उनका डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो तुम्हें इस तरह के शायद 3-4 डायग्राम अपने नोट्स में दिख गए होंगे, उनको देख लेना। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे सबको समझ में आया कि हमारे पास क्वाड्रुपोल बनता कैसे है? ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, बस 5-10 मिनट का है, वो अगले टर्म पे करा देंगे।